हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 क्लास 9 केमिस्ट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कई कॉन्सेप्ट को देख लिया था। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि एटम्स ऑफ एलिमेंट जॉइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। हमने ये देखा था कि जो किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। किसी एलिमेंट के क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से उसके मॉलिक्यूल बन जाते हैं। कभी कभी हमें दो या दो से ज़्यादा जो है एटम की ज़रूरत होती है मॉलिक्यूल को बनाने में। तो अगर एक एटम से बन जा रहा है तो हमने उनको मोनो एटमिक कहा था। दो एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो हमने उनको डाई एटमिक कहा था। इस तरह से हमने अलग अलग देखा था, ठीक है, ये सारा चीज़ देखा था। बेसिकली हमने ये देखा था कि किस तरह एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, ठीक। अब अगला कॉन्सेप्ट जो है हमारा वो है कि किस तरह कंपाउंड के मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए। एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट वो एक टाइप के सब्सटेंस से, मतलब एक टाइप के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। जैसे अगर आप बात कर लो आयरन की, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन यानी कि सिर्फ और सिर्फ आयरन के ही पार्टिकल आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप किसी की बात कर लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर ले लो, नमक ले लो। वाटर की आप बात करोगे तो उसका फॉर्मूला H2O होता है। तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उसमें हाइड्रोजन का ही पार्टिकल है, एटम है, और ऑक्सीजन के भी एटम है। तो ये क्या हो गया, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तब हमारा कंपाउंड बनता है। आगे बात समझ में। इट्स मच लाइक कि जैसे अगर आप रोटी बनाएं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप आटा का इस्तेमाल करते हो, सिर्फ और सिर्फ आटा का, तो वो एक एलिमेंट का एग्जांपल हो गया। लेकिन अगर आप पूरी बना रहे हो तो उसमें आटा के साथ आप थोड़ा नमक भी मिला देते हो, और उसमें आलू भी लोग डाल देते हैं, दाल भी डाल देते हैं। तो ये आपका जो पूरी हो गया वो एग्जांपल हो जाए किसका, कंपाउंड का। तो एलिमेंट एक तरह के सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, लेकिन कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल आपको दिया, तो उसमें दो तरह के एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप नमक की बात करो, इसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, NaCl, तो उसमें सोडियम है और क्लोरीन है, ये डिफरेंस है, ठीक। तो एलिमेंट एक तरह का पार्टिकल, और कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिले होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसके एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं उनके एटम। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि वो अकेले नहीं रह पाते हैं, मतलब ऐसे सिर्फ और सिर्फ एटम ऐसे नहीं, उनको मॉलिक्यूल फॉर्म करना होता है, और तब वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिखते हैं, रहते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एक एटम अकेले नहीं रह सकता है। वो क्या करता है, दो ऑक्सीजन एटम मिल करके एक मॉलिक्यूल बनाता है, फिर बहुत सारा मॉलिक्यूल इकट्ठा होकर के बनता है, जो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। जैसे आयरन की बात कर ली जाए, तो आयरन के एक एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करता है, दो या तीन एटम या चार एटम मिला करके एक मॉलिक्यूल बना, फिर मॉलिक्यूल बहुत सारा मॉलिक्यूल, हज़ारों लाखों बिलियन मॉलिक्यूल मिल करके लोहा बनाता है। इसको हम देखते हैं, जैसे अगर आपके पास लोहे का जग है या ग्लास है, तो उसमें बहुत सारे लोहे के मॉलिक्यूल एक जगह है, इसी वजह से वो आपको दिख रहा है कि लोहे का, ठीक। तो ये मोटा मोटी बात हमने देखा था किसका, कि किस तरह एलिमेंट के मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक। आज के चैप्टर में और हम देखेंगे कि किस तरह आयंस क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें आज की क्लास थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो है डिस्कस किए जाएंगे, जिनका यूज़ आपको हायर क्लासेस में भी होगा। और इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम मोल कॉन्सेप्ट और मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे, मॉलिक्यूलर मास कॉन्सेप्ट को देख रहे होंगे, और वो काफ़ी ज़रूरी है। वहाँ से न्यूमेरिकल्स ढंग के भर के आते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा उसको बताने में, सारे न्यूमेरिकल्स बताना, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना। आज की क्लास में हम उससे ऊपर की सारी चीज़ें, जैसे कि ये मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड पढ़ेंगे, ठीक है। आयन के बारे में जानेंगे, आयन क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन ही सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं। मैंने बता दिया आपको एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में, उनके बीच में फ़र्क बता दिया, ठीक। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हमने ये देखा है लास्ट क्लास में कि एलिमेंट के मॉलिक्यूल कैसे बने, दो या दो से ज़्यादा एटम मिलकर, कभी एक एटम मिलकर ही बन जा रहा था, जैसे आर्गन का, हीलियम का। तो उसी तरह कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ठीक। कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आप, जैसे मेरे सामने अभी पानी है, बॉटल में पानी है, तो वो पानी हमको दिख रहा है कि भैया ये पानी है, लेकिन वो पानी सीधे पानी नहीं है। हुआ ये है कि वो पानी का बहुत सारा, यानी वाटर का बहुत सारा मॉलिक्यूल एक जगह है, तो वो पानी हमको दिख रहा है, और वो भी जो मॉलिक्यूल है वो फिर किससे बना है, किसी न किसी एलिमेंट के एटम से मिलकर बना। तो क्या खेल है वो हम देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है,
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब मॉलिक्यूल है तो कम से कम 2 एलिमेंट तो चाहिए ही भैया, एक एलिमेंट से तो कंपाउंड बनेगा नहीं, ठीक है, एक एलिमेंट से कंपाउंड बनेगा नहीं। तो इसमें लिखा है डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो ज्वाइन टुगेदर, एक साथ ज्वाइन होते हैं इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या होता है? डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब क्या, कि एक फिक्स प्रोपोर्शन है कि इतना इतना इतना। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब आप दवा ले रहे हो, ठीक, जैसे बच्चे का दवा ले, किसी बच्चे को फीवर है तो वो डॉक्टर क्या कहता है कि 10 बूंद दीजिएगा या 1 ml दीजिएगा या 2 ml दीजिएगा। ये डिफरेंट प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं कि आप डुबाइए और दे दिए जितना गया गया या जितना ही बूंद दे दिए, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर आप ये कर रहे हो जैसे कि चाय बना रहे हो तो उसमें ये डिफरेंट प्रोपोर्शन है, आप सीधे चाय में दूध डाल दिए, हो सकता है कभी ज़्यादा कम, तो वहाँ डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं हुआ चाय वाले कॉन्सेप्ट में। लेकिन जब यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि 10 बूंद देना है या 1.5 ml देना है या 2 ml, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट प्रोपोर्शन। तो उसी तरह कंपाउंड में भी कह रहा है कि देखिए ऐसा नहीं कि अपने मन से जो है कितना भी एटम मिला दिए, ना ना ना, डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है, ठीक, यही बात है डिफरेंट प्रोपोर्शन, इनको दिमाग में याद रखना है, ठीक है। अगर सीधे मिल जाएगा तो फिर वो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, एक साथ जुड़ते हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शन टू फॉर्म, बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। बहुत आसान है, ठीक, यही लिखा हुआ है कि देखिए जो अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं वो मिलते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, हमारा वही हमारा कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बहुत बेसिक एग्जाम्पल दूँ आपको H2O का, ठीक है, H2O का एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक, इसी को हम वाटर बोलते हैं, राइट, इसी को हम वाटर बोलते हैं। अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको H दिख रहा है, O दिख रहा है, तो सबसे पहले तो क्या पता चला कि इसमें 2 एलिमेंट हैं। पानी जो वाटर का एक कंपाउंड है और ये किन से मिलकर बना है, 2 एलिमेंट से बना है। नाम क्या है, एक का हाइड्रोजन है, ठीक, और एक का ऑक्सीजन है। अब हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें कितने एटम है, तो देखिए ध्यान से अगर आप देखिएगा तो H के बगल में 2 लिखा हुआ है, यानी हाइड्रोजन का 2 एटम है, ठीक, और ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक। तो ये H2O टोटल 3 एटम हो गया। अब ये H2O 3 एटम मिल करके वाटर का एक मॉलिक्यूल बना। अब कंपेयर करिए, देखिए आपने पीछे क्या देखा था कि ऑक्सीजन के 2 एटम मिल करके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो वो एलिमेंट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं है, यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन नहीं, यहाँ पे वो हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ ऑक्सीजन का 1 एटम जब मिलता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और वही पानी का मॉलिक्यूल होता है, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल होता है। और वही वाटर का मॉलिक्यूल बहुत सारा जब इकट्ठा होता है तो हम पानी के फॉर्म में उसको देख रहे हैं। आपके बोतल में जो रखा है उसमें लाखों मॉलिक्यूल है, ये H2O एक दूसरे के ऊपर, ठीक, एकदम क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो ये बात हो गई इसकी। जैसे और एग्जांपल अगर मैं लूँ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, तो इसमें क्या है, ये भी एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलकर बना है। तो इसमें कार्बन है, ठीक, और O है तो ऑक्सीजन है। अब कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 2 एटम, तो कार्बन का 1 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलता है, तो फिर वही क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। और कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सा मॉलिक्यूल मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जो हमारे बॉडी से रिलीज होता है, जो कि बर्निंग के टाइम यानी इग्निशन के टाइम निकलता है जलने पर, ठीक। ये सारी बात आ गई आपको समझ में, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ये क्या लिखा कि देखिए जो इनके मास होते हैं ना, जो इनके मास होते हैं वो एक डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ था ना कि डिफरेंट प्रोपोर्शन में होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया आपने। तो यहाँ पे इसको याद रखने वाली बात है कि देखिए जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया इसने वाटर का, तो वाटर में हमने देख लिया कि इसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो इनके मास का रेशियो क्या होता है, 1:8 होता है। यानी क्या कि जितना हाइड्रोजन का मास होगा उसका 8 गुना ऑक्सीजन का मास होगा। 1:8 रेशियो का मतलब यही हुआ। रेशियो का मतलब क्या होता है कि वो किसी चीज़ का कितना गुना है। जैसे हम बोलें क्या कि आपका वज़न और मेरा वज़न का रेशियो 1:2 है। मतलब क्या कि अगर मेरा वज़न 4 किलो है तो आपका वज़न 8 kg होगा, मेरा वज़न 12 kg है तो आपका 24 kg होगा, 2 गुना। तो इसी तरह यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए जो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर मास है, मास उसके एटम का मास, वो 1:8 के रेशियो में होता है। मतलब इसका जितना हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होगा उसका 8 गुना होगा। तो जैसे हाइड्रोजन का हम लिखते हैं क्या, H2O होता है, H2O, ठीक। अब इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है, 2, और इसका 1 एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है कितना, 1 का होता है 1U, तो 2 का 2U होगा। और ऑक्सीजन का याद करिए क्या बताए थे कि उसको 2 गुना कर दिया, अगर आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो ऑक्सीजन का Z जो है वो 8 होता है, ठीक। तो उसका 2 गुना कर देंगे तो 16। अब देखिए 2 16, इसको आप क्रॉस करिएगा 1:8 आ गया ना, यानी कि इसका 8 गुना है ना।
तो ये बात है कि इस तरह से इनके जो रेशियो होते हैं, इनके मास का रेशियो वो सेम होता है। इसी तरह आपको अमोनिया में दिख जाएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये सारी बात जो है हमको दिखाई देती है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें एक और एग्जाम्पल लें कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देखा है कि उसका फॉर्मूला CO2 होता है, बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब कार्बन का एक एटम है इसमें और ऑक्सीजन का कितना है? 2, ठीक है, ऑक्सीजन का 2। अब कार्बन का 6 है तो 6 दूना 12, ठीक। ऑक्सीजन का 8, 8 दूना 16। मतलब ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है दूना, मतलब दोगुना नहीं होता, आपको याद करना होता है एक्चुअली। अब 2 है तो यहाँ 16, 32, तो 12 और 32 यही होगा ना। अब अगर हम इसको 4 से क्रॉस कर दें तो 4 3 = 12 और 4 8 = 32। देखिए 3:8 रेशियो आया है ना, यही तो लिखा है 3:8 रेशियो, ठीक। तो सिंपली आपको ऐसे याद रखना है कि इनके जो रेशियो होंगे, इनके मास के रेशियो होंगे वो सेम होंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, हमेशा। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये CO2 था, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक मॉलिक्यूल, ठीक, और उसका कार्बन का एक एटम है, उसका मास जो है 12U होता है, वो लिख दिया। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक का 16 होता है, एक एटम का 16, तो 2 एटम था ना यहाँ पे क्योंकि 2 लगा हुआ था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 12 आ गया और इधर 16 दूना 32, 32 आ गया, ठीक। अब इसको हम क्रॉस किए 4 3 12 4 38 3:8 आ गया, यही रेशियो यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं क्या ये हमको बताता है कि कुछ भी पोर्शन में नहीं आपको मिला देना आता है, वहाँ पर एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है, एक फिक्स्ड होता है, ठीक। आप कुछ भी ले लीजिए, अगर यहाँ पे 10 CO2 भी होगा ना तो आप उसको काट कर करिएगा ना, आपको इतना ही 3:8 ही मिलेगा। 5 H2O भी रहेगा ना तो वहाँ पे फिर कट करके यही मिलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ले लो, कम ले लो, थोड़ा ले लो, अगर वो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो हमेशा 1:8 ही होगा, यही बात कही गई थी। और वो पानी कहाँ का भी हो, आपके घर का हो, नदी नाले कहीं का भी हो, सब में यही हालत होता है, ठीक। तो ये मोटा मोटी ये बात हो गई, डेफिनेट प्रोपोर्शन वाली बात हो गई, और किस तरह से वो मिलते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए अगले चलते हैं। आयन क्या होते हैं? देखिए आयन के बारे में मोटा मोटी आप ये समझिए, चार्ज स्पीशीज़। अब चार्ज स्पीशीज़ क्या होता है, ठीक है, उसको हम डिटेल से समझेंगे। लिखा हुआ है कंपाउंड्स, जो कंपाउंड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंपोज मतलब का बना होना, कि वैसे कंपाउंड जो बने होते हैं किसके, मेटल और नॉन मेटल के। कंटेन उसमें होना, उसमें होता है क्या, चार्ज्ड स्पीशीज़, उसमें चार्ज्ड स्पीशीज़ होता है। अब स्पीशीज़ का मतलब पहले आप समझिए कि स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी में अगर आप जाएंगे तो स्पीशीज़ का मतलब होता है शायद प्रजाति होता है, ठीक है। स्पीशीज़ का मतलब प्रजाति होता है, ठीक। किंगडम वाले चैप्टर में आपको अच्छे से पढ़ाएंगे ये हम। यहाँ पर स्पीशीज़ का मतलब ये नहीं होता, यहाँ पे स्पीशीज़ का मतलब होता है एंटिटी, मतलब कोई भी चीज़। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझिए कि आपके अभी टेबल पर जो है बुक है, ठीक है, तो अलग चीज़ है, नोटबुक है अलग चीज़ है, पेन है अलग चीज़ है, और क्या होगा, और जैसे हाईलाइटर अलग चीज़ है। तो हम इन सब को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, हम इनको स्पीशीज़ बोल सकते हैं। तो स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक, जैसे कि एटम हो गया वो एक स्पीशीज़ हो गया, मॉलिक्यूल हो गया वो एक स्पीशीज़ हो गया, ठीक। तो इसी तरह क्या बोल रहा है इसमें कि देखिए जो कंपाउंड होते हैं मेटल और नॉन मेटल के बने हुए, मतलब ऐसे कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बने होते हैं, उनमें चार्ज स्पीशीज़ होता है, यानी कि उन पर चार्ज होता है। अब चार्ज क्या होता है भैया, ये चार्ज वाली क्या चीज़ होती है, मोबाइल वाला चार्ज होता है क्या। देखिए जो भी हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है, जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनके जो एटम हैं उनमें 3 तरह के पार्टिकल होते हैं, और भी सारे पार्टिकल हैं, ठीक है। अब तो और ज़्यादा डिस्कवरी हो चुकी है, लेकिन मेजरली हम 3 को कंसिडर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो Z होता है, ठीक, यानी कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, और किसी भी नंबर का जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों को ऐड कर देने पर हमको उसका एटॉमिक मास मिलता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में ऐसे चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम 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 मस्ती से, बहुत मज़ा ले लेकर के, ठीक। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। तो अब जैसे आपके पास कोई भी एलिमेंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने लोहा को टच किया तो आपको करंट नहीं मारता है। क्यों नहीं मारता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
सेम नंबर में होते हैं, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, और इस वजह से वो न्यूट्रल होता है। समझ रहे हैं ना आप, न्यूट्रल होता है, यानी कि जितना प्लस चार्ज उतना माइनस चार्ज, तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया, इसलिए आपको वहाँ पर ये नहीं लगता है, ठीक। लेकिन जो आयंस होते हैं उनमें ये चार्ज का बैलेंस बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है कि जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के तौर पे हम माने आपको कि हमारे पास सोडियम है Na, ठीक। तो इसका Z11 होता है, हम जानते ही हैं 11 होता है इसका Z, यानी क्या 11, ये हमको क्या बता रहा है कि इसमें प्रोटॉन 11 है, ठीक। प्रोटॉन इसमें 11 है, ठीक, इसमें 11 प्रोटॉन है, ठीक है, प्रोटॉन 11 है। अब चूँकि ये न्यूट्रल स्टेट में है, यानी कि इसमें चार्ज अभी नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 11 ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11, 11 11, प्रोटॉन प्लस वाला, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला, तो सेम था, प्लस वाला भी 11, माइनस वाला भी 11, तो एक दोनों को वो न्यूट्रल कर देगा, ठीक। यानी कि इसमें चार्ज, नेट चार्ज 0 होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ कि इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक्चुअली जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना हम, तो उसमें देखेंगे किस तरह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, किस तरह इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, इलेक्ट्रॉन ही, ठीक। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया, किसी का शेयर कर लिया, तो अब इसके पास क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रल कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन का प्लस चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो अब ये आयन कहला गया। समझ में आ रही बात, हाँ, ठीक। फिर से देखिए, जो सोडियम था Na, ठीक, उसके एटम में 11 प्रोटॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था। 11 क्यों भैया? क्योंकि इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर उतना ही होता है जितना उसमें प्रोटॉन होता है। तो अब प्रोटॉन 11 है, चूँकि ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब 11 इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो भैया न्यूट्रल है। हाँ ठीक है, 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, ठीक। अब किसी केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं ये लोग, सारे एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक, काबिल बनते हैं ये लोग, अपना अपना इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ देते हैं, यानी अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, या किसी से ले लिया, या पार्टनरशिप कर लिया, बांट लिया। या मैं इनको बेचैनी लग रहा था ऐसे कि ना 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 बांटेंगे ना, प्लीज़ 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 ले लो ना, ठीक है, या प्लीज़ दे दो ना, या प्लीज़ दो ना दी बांट लेते हैं ना, ऐसा ये लोग करते रहते हैं, ठीक है। अजीब, पता नहीं क्या है इन लोग के अंदर दिक्कत। तो अब मान लिया कि सोडियम ने कहा, इसको भी ऐसे ही अंदर से बेचैनी हो रहा था कि नहीं, हमको देना है इलेक्ट्रॉन, देना है एक इलेक्ट्रॉन, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, तो अब बात गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? प्रोटॉन अभी इसके पास 11 है, ठीक है 11 है, अब इलेक्ट्रॉन 10 हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के साथ तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो अब इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो इसीलिए इसको Na+ हम लिख देंगे, ठीक। अगर मान लिया जाए कि किसी कोई दूसरा एलिमेंट है, ठीक है, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा निकल गया, तो अब उस पर चार्ज क्या हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, ऐसे। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। इसका उल्टा क्या होता है? आई होप ये आपको समझ में आ रही हो। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है, ठीक है, Cl, इसका 17 होता है, ठीक। अब ये भी बोलता है कि नहीं, अब इसके अंदर ये मतलब एक टेंडेंसी होती है, कुछ एलिमेंट होते हैं, मैक्सिमम जो मेटल होते हैं ना, वो एलिमेंट को, वो अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे दूसरे को, मतलब उनका दिल बहुत बड़ा होता है, बोलता है ले ले भाई, ले ले तू, ले 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 ले, ठीक। और दूसरी तरफ जो नॉन मेटल होते हैं ना, वो गरीब किस्म के होते हैं, वो सबसे दान लेते हैं, बोलते हैं अरे यार मेटल क्या और सब बढ़िया, ऐसा करो ना, 1-2 इलेक्ट्रॉन दे देना हमको, अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। तो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है भाई, मेरा दिल बहुत बड़ा है, ले इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन बेचारा नॉन मेटल, ये गरीब की कैटेगरी में आता है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अभी इसका 17 है, यानी इसके पास 17 प्रोटॉन भी है और 17 इलेक्ट्रॉन भी है, फर्स्ट क्लास, प्रोटॉन पे प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस। अभी ये न्यूट्रल है, 17-17, ठीक। अब क्या है, इसके पास कोई दूसरा वाला ये आया, दूसरा कोई भी मेटल आया, ठीक, और वो तो वही है बांटने वाला, उसका दिल बहुत बड़ा है, मान लेते हैं कि सोडियम ही आया। तो इसको बोला कि ऐसा करना, दोनों भाई तुम मेरा एक ठो ले ले, इलेक्ट्रॉन एक ठो ले ले, ठीक, एक दे दिया। अब इसको जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, हो के क्या, प्रोटॉन तो इसका सभी भी 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18। अब 18 हो गया इलेक्ट्रॉन, तो 17-17 मिल करके तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रह जाएगा, माइनस वाला, तो इसीलिए इसको Cl- लिखेंगे। अब इस पर माइनस चार्ज हो गया, इससे पहले हमने देखा था कि Na सोडियम पर प्लस चार्ज था। तो ये खेला है पूरा आयन बनाने का। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा, ठीक।
ठीक है, एक दो बार और आप इमेजिन करोगे, देखो इन सब चीज़ों को आप इमेजिन करके देखोगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, मतलब किसी भी चीज़ से अटैच करके सीधे, हाँ लिखे हुए इसमें जो चीज़ों को तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट को रटने के लिए ना आपको यहाँ पे देखना नहीं है, वो आपको दिमाग में खुद से इमेजिन करना है कि अच्छा ऐसे होता है, ऐसे होता है। कोई सा भी आप फालतू बेकार का एग्जाम्पल लो, अच्छा एग्जाम्पल नहीं, जितना बेकार एग्जाम्पल आप लोगे ना उतना लंबा आपके दिमाग में जो है ना वो स्टिक करेगा। तो बेकार सा कोई भी एग्जाम्पल उठा करके आप देख लो, ठीक, खुद से बना करके, ईजी है, आपको कौन सा याद है। वही लिखा हुआ है कि कंपाउंड का ये समझ में कि उनको हम चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। द चार्ज स्पीशीज़ आर नोन एज आयंस। तो आयंस के बारे में इतना ही याद रखो बस कि वो चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। ठीक, कोई पूछे व्हाट इज़ आयन, तो बोलना है कि चार्ज स्पीशीज़ आर कॉल्ड आयंस, बस हो गया। लिखा हुआ है एन आयन इज़ अ चार्ज पार्टिकल। ठीक, चार्ज पार्टिकल होता है, एंड कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। हम बता दिए हैं अभी कि पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। जब उसके पास प्रोटॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना? ठीक, अ नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन, है ना, और एक पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड इज कॉल्ड केटायन। इसका नाम है कि जो जिस पर नेट चार्ज माइनस होगा उसको हम एनायन बोलेंगे, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको केटायन बोलेंगे। इसको याद रखने का हम आपको फल से एक तरीके बता देते हैं, आपको दोनों याद रहेगा, एनायन भी याद रहेगा, केटायन भी याद रहेगा। आप भूल ये जाओगे, ठीक है, ये भूल जाओगे कि प्लस को केटायन बोलें कि माइनस को केटायन बोलें। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं लगेगा हो सकता है, लेकिन आपको याद करने में आ जाएगा। देखिए ANION एनायन और CATION केटायन। ठीक, देखिए एक चीज़ देखिए, इसमें दो जगह NN आ रहा है ना, न है ना, दो जगह न आ रहा है। ठीक, दो जगह न आ रहा है, तो नेगेटिव का मतलब ये नहीं होता है बुरा, नहीं, मना, है ना, नेगेटिव आदमी। जैसे कि कोई आदमी है, उसका बोलते हो, कोई आपका फ्रेंड है, आप उसको बोलते हो चलो भाई ये पढ़ ले, नहीं यार बाद में पढ़ लेंगे, चलो थोड़ा सा ये कर लेते हैं सर बोले, ना बाद में, तो आप बोले ना कितना नेगेटिव आदमी है भाई, हमेशा न बोलते रहता है। ठीक, तो न एनायन न, ठीक, नेगेटिव। आई होप क्लियर है। अब जो एक बच गया उसको केटायन ही बोलेंगे। ठीक, या आप ऐसे याद रखो, इसको याद करने का एक तो ये है कि न बोल रहा है तो बहुत नेगेटिव आदमी है यार, न एनायन न बोल रहा है। केटायन देखो, एक्चुअली आई लव कैट, ठीक, कैट, तो जब कैट्स आई लव कैट्स, मुझे कैट बिल्लियाँ पसंद है, तो जब वो मेरे पास आती है तो मुझे अच्छा फील होता है। अच्छा फील मतलब पॉजिटिव फील होता है, तो इसीलिए वो क्या होती हैं, अच्छा फील होता है, पॉजिटिव फील होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, केटायन का मतलब हो गया पॉजिटिव फील हो, यानी पॉजिटिव, यानी कि प्लस चार्ज वाले आयन जो होंगे उनको केटायन बोलेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए आगे, तो ये याद करने का एक तरीका था। ठीक, अब कुछ एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड NaCl की बात हो रही है। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिससे मिलकर के बना हुआ है, तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ठीक, इसमें क्या है देखिए, Na+ वाला है और नेगेटिव माइनस वाला है, यानी कि ये केटायन है और ये एनायन है। तो जो सोडियम क्लोराइड है, जिसको नमक बोलते हैं, हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें दो एलिमेंट होते हैं भैया, Na सोडियम और क्लोरीन Cl-, और उसके आयन होते हैं। सोडियम में Na+ है। जब अब आप Na+ जैसे ही देखें, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया इस पर एक प्लस है, यानी कि क्या, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, इसीलिए एक प्लस Na+ लिखा हुआ है, यानी कि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया गरीबों को। गरीब मतलब नॉन मेटल को, और यहाँ पर ये गरीब यही है, ये गरीब है, नॉन मेटल ये रहा, और इसने इस पर Cl- है, मतलब कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तभी तो एक माइनस लिखा हुआ है, यानी कि इसने Na के एक इलेक्ट्रॉन को लिया है। ये सब चीज़ पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, हायर क्लास में आप पढ़ेगा ना, 10th में 11th में, बहुत मज़ा आने वाली चीज़ है ये सब, कि किस तरह एक इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक, लिखा हुआ है आयंस में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम। अब बोला कि देखिए जो आयन होगा ना, हो सकता है कि उसमें एक एटम हो, सिर्फ एक एटम हो और उस पर कोई चार्ज हो। ठीक, कोई एक एटम हो और उस पर कोई चार्ज हो, या ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव ए नेट चार्ज ऑन देम। अब बोला कि देखिए या होगा आयन में कि कोई एक एटम होगा, सिंगल एटम होगा और उस पर कोई चार्ज होगा, प्लस या माइनस, या बहुत सारा एटम होगा और उस पर कोई नेट चार्ज होगा। ठीक है, बहुत सारा एटम होगा उस पर कोई नेट चार्ज होगा, जिसमें मान लिया 20 एटम है, उस पर कोई नेट चार्ज है, तो प्लस है तो माइनस है। ठीक, तो एटम, सिंगल एटम पे कोई प्लस माइनस चार्ज होगा, नेट चार्ज होगा, अब प्लस माइनस चार्ज होगा तो वो भी आयन हो सकता है, या फिर एक ग्रुप ऑफ एटम होगा और उस पर कोई नेट चार्ज होगा, यानी टोटल चार्ज,
नेट चार्ज मतलब क्या, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने क्लास 8 में फोर्स में पढ़ा होगा कि नेट फोर्स का मतलब क्या है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और इधर से कुछ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से कुछ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से कुछ न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है उसको हम घटा, जैसे इधर से मान लिया 7 न्यूटन का लगा, इधर से 2 न्यूटन का लगा, तो इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 7 - 2 बराबर 5 न्यूटन। ये नेट हो गया, यानी टोटल कितना लगा। तो इसी तरह बोल रहा है कि जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं ना, ग्रुप ऑफ एटम तो बहुत सारा, मान लिया कि 10 एटम है, ठीक है, और किसी पर कुछ चार्ज है, किसी पर कुछ चार्ज है, तो हम उसके चार्ज को कलेक्ट करके और एक नेट चार्ज बोलेंगे, अच्छा इतना चार्ज हुआ, यही बात होगी। क्लियर है ये, ठीक है। लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग ए चार्ज इज नोन एज अ पॉली एटमिक आयन। एकदम क्लियर है, अभी तुरंत ऊपर बताएं आपको, मोनो डाइट्राइट पेंटाहेक्स हेप्टाऑक्टानोन डेकासेंटी। पॉली का मतलब बहुते होता है, इसमें लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखे लिख लीजिए ना, उस दिन भूल गए थे। पॉली POLY पॉली, पॉली मतलब होता है मोर देन 1, पॉली मतलब मोर देन 2, यानी 2 से ज़्यादा होगा तो उसको हम पॉली बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि देखिए, जब कोई ऐसा आयन हो जिसमें एक ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, 1 या 2 एटम नहीं, एक ग्रुप ऑफ एटम है, उस पर कोई नेट चार्ज हो तो उसको हम पॉली एटमिक आयन बोलेंगे। बहुत आसान बात है, पॉली का मतलब ज़्यादा हो गया, एटम मतलब एटमिक मतलब हो गया एटम से रिलेटेड, ठीक, तो वो हमारा पॉली एटमिक आयन का है, ठीक। अब इसमें 2 चीज़ है जो कि मैं आपको बताऊँगा, इस बुक में नहीं मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है समझने के लिए। इसको आप क्लास 10 में श्योरली 100% पढ़ोगे ही, लेकिन ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, तो मैंने जानबूझकर खुद से यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए। और ये बहुत आसान चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, ठीक। देखते हैं, लिखा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे आयोनिक लिखा हुआ है, आपके दिमाग में खट से क्या आना चाहिए कि भैया इसमें आयन है, IC लग गया, यानी कि आयन का, यानी आयन से बना हुआ कंपाउंड। बात आएगी समझ में, ठीक। बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली फॉर्म, आमतौर पर जो फॉर्म बने होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं जो आमतौर पर बने होते हैं, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स। पहली बात क्या पता चली कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉर्मली कैसे बने होते हैं, मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलते हैं ना, यानी एक इलेक्ट्रॉन को देगा मेटल, ले इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल बोलेगा ला दे, तो ऐसे क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है आयनिक कंपाउंड्स आर हेल्ड स्ट्रांगली बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन्स। अब एक चीज़ देखिए, जब भी ऑपोजिट चीज़ होता है ना तो वो एक दूसरे को अच्छे से पकड़ता है। जैसे आपने चुंबक के मैग्नेटिक केस में देखा होगा कि एक तरफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, जब एक दूसरे के साथ में तो तेज़ी से चिपक जाते हैं अच्छे से, लेकिन साउथ नॉर्थ नहीं चिपकते हैं। मतलब कि जो भी ऑपोजिट चीज़ होते हैं वो अच्छे से एक दूसरे को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आयनिक कंपाउंड हमारे होते हैं ना, ठीक, आयनिक कंपाउंड, उसके मॉलिक्यूल बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर, है ना, यहाँ पे हेल्ड स्ट्रांगली यानी कि जोर से बंधे हुए होते हैं। किस वजह से भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद करिए, आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, बढ़िया से पढ़ा होगा, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वही वाला, कंघी में सर में रगड़ करके ऐसे कागज़ के टुकड़ों को हिलाने वाला, तो वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बहुत जोर से बंधे हुए होते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनके एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ना, सोडियम क्लोराइड NaCl था, तो इसमें Na+ था, Cl- था, तो अपोजिट चार्ज हो गया, तो एक दूसरे से बहुत जोर से एकदम बंधा हुआ रहेगा, जोर से, मजबूती से, स्ट्रांगली से, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात हो रही है। देख, ये आयनिक कंपाउंड आयन मिल करके बनाएगा, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल मिल करके बनाएगा। तो मॉलिक्यूल में जरूरी नहीं है कि इसमें आयन बने, यानी कि ये प्लस वाला माइनस वाला आए, नहीं, इसमें आयन बनेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में देखिए क्या होता है, देखा कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नॉन मेटल्स, ठीक। आयनिक कंपाउंड हमने क्या देखा कि मेटल नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, तब यूजुअली आयनिक कंपाउंड बनते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या हमने देखा कि 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल एक साथ रिएक्ट करते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, देखिए कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। आगे बात समझ में कि जब मेटल और नॉन मेटल मिलकर के बनाएंगे ना कोई कंपाउंड, तो वो आयनिक कंपाउंड होंगे, और जब खाली नॉन मेटल ही मिलकर के बना रहे हैं भैया, तो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे। इजी है ना, ठीक। दे आर फाउंड बाई कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, इसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट मतलब शेयरिंग वाला, ठीक, विच इज़ द काइंड ऑफ बॉन्ड फाउंड बिटवीन 2 एटम्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ एटम एटलीस्ट 1। अब देखिए,
ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मैं यकीन मानिए आपको मज़ा आएगा ये समझ जाने के बाद, और आगे ज़रूरत पड़ेगा ही, इसीलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा टाइम लेकर के, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, अब घबराइएगा नहीं, ठीक है, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर में हम क्या देखे थे, NaCl वाले कॉन्सेप्ट में Na+ था, Cl- था। मतलब क्या कि Na ने, सोडियम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया गरीब क्लोरीन को, ठीक, दे दिया, ले तू ले ले, ठीक। क्या सोडियम ने एक भी इलेक्ट्रॉन उससे लिया? नहीं लिया। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम पढ़ रहे होंगे अगले चैप्टर में, तो ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, मज़े आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड हमारे होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट होंगे, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में C भी है, O है, तो इसमें होगा क्या, दोनों ही शेयर करेगा। एक बोलेगा कि भाई ऐसा करो, तुम मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, उसको बोलेगा अरे तुम भी अपना दो। तो ये होता है कि इसमें मॉलिक्यूलर कंपाउंड में शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे शेयरिंग, यानी कि आप मेरा भी लीजिए, मैं आपका लूँगा, कम से कम एक, ठीक है। हाँ, उससे कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन मिनिमम एक होगा कि एक अपना ये उसको दे रहा है, उसका एक खुद ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं, और ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और ऐसे जब कोई इस प्रोसेस से, यानी कि एक तुम मेरा लो, मतलब शेयरिंग से, कि हम भी आपको देना, आप भी हमको दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बनेगा। ऐसे एग्जांपल पे आप ऐसे याद रखिए, ठीक है, कि आप जब, ये अच्छा एग्जांपल आपको दिमाग में फट से याद हो जाएगा, जब आप मार्केट जा रहे होते हैं, मतलब छोटे भाई के साथ, आपके छोटे भाई के साथ, तो आप क्या करते हैं, आप उसको अपनी उंगली दे देते हैं, ले बउआ पकड़, जा रहे हैं, तो सिर्फ आपने अपनी उंगली उसको पकड़ाई है, सिर्फ आपने अपनी उंगली उसको पकड़ाई है, ठीक। तो ये क्या है, सिर्फ एक आदमी, यानी आप अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसको शेयर कर रहे हैं, तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल, आयनिक बॉन्ड हो गया, ठीक, आयनिक बॉन्ड हो गया। लेकिन मान लिया जाए कि आप अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, रात में 9 बज गई, रास्ते में जंगल है, भूत है, तो आप क्या करिएगा, वो आपका वो जो है, आप अपनी फ्रेंड का हाथ जोर से पकड़ लीजिएगा, आपकी फ्रेंड आपका हाथ जोर से पकड़ लेगी, ठीक, दोनों को डर लग रहा है। इसमें क्या हुआ, आपका हाथ उसने पकड़ा, उसने आपका, दोनों आदमी एक दूसरे हाथ पकड़ लिया, यानी क्या हो गया, यहाँ पे शेयरिंग हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ने पकड़ा। तो ये एग्जांपल हो गया किसका, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का। ये एग्जांपल हो गया कोवैलेंट बॉन्ड का। आगे बात समझ में, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, ठीक। वो बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ आपका पकड़ रखा था, तो वो आयनिक कंपाउंड हो गया, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड हो गया। अब इससे तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, ठीक है। अब जो भैया मॉलिक्यूलर कंपाउंड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड बड़ा मस्त चीज़ है, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने फोटो ऑलरेडी लगा रखा है, वो कि आपके नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने लगा रखा। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़, और आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, दोनों एग्जाम्पल मैंने ले रखा है, आयनिक बॉन्ड का और कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या था कि एक एटम था, ठीक है, कोई सा भी, किसी भी का, मेटल का ही, और एक एटम था नॉन मेटल का, ठीक। मान लेते हैं सोडियम वाला हमने ऊपर देखा था, तो इसने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, बस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। यहाँ पे देखिए, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इससे आयनिक मॉलिक्यूल बना, और इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, ठीक। क्या देखा हमने इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ने दिया है, सिर्फ और सिर्फ इसने दिया। यूजुअली मेटल नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन E- इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या इस बंदे ने, ए ने, इससे कोई इलेक्ट्रॉन लिया? आंसर होगा नहीं लिया। सिर्फ एक तरफ से शेयरिंग हुआ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए भैया, कोवैलेंट बॉन्ड देखिए, ठीक है। देखिए एक एटम ये था, एक एटम ये था, ठीक। इसमें 2 2 4 2 6 एक साथ था, इसमें 2 2 4 2 6 एक साथ था। 8 8, एक्चुअली इन लोगों को 8 की बीमारी है, 8 8 चाहिए होता है, ठीक है। तो अब ये क्या बोले कि भाई यार मेरे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, कोई एक दे देता ना, तो मज़ा ही आ जाता, ज़िंदगी स्टेबल हो जाती। अब ये दूसरा भटकते हुआ है, बोला अरे पगला, हमारे पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा करो तुम एक मेरा ले लो, हम तुम्हारा एक ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन। बोला अरे क्या बात है, 8 दोनों का पूरा जाएगा। तो फिर वही काम किया। देखिए इसने एक इससे लिया और अपना एक इसके साथ शेयरिंग कर लिया। देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया, और इसी तरह 2 2 4 2 6 2 8 इसका हो गया। शेयरिंग हुआ ना। इसने ए ने बी का एक लिया ये वाला, और बी ने ए का एक लिया ये वाला, दोनों तरफ से हो रहा है शेयरिंग। यही कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। और इससे जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसको हम कोवैलेंट मॉलिक्यूलर कंपाउंड, या मतलब इससे जो कंपाउंड बनेंगे उसको हम
मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलेंगे। अब तो क्लियर हो गया होगा, आई थिंक ज़रूर क्लियर हो गया होगा। ये विजुअलाइजेशन भी मैं आपको दिखा दी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख रखा था ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, चलिए, आई होप इट्स क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। अगला चलते हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड का एग्जांपल दिया, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कैल्शियम Ca है और O है। ठीक है, इसमें देखिए ना कि इसमें कैल्शियम है ऑक्साइड, और इसका रेशियो जो है मास के हिसाब से 5 और 2 होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड Mg है और इसमें मैग्नीशियम और सल्फर रहेगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम रहेगा और क्लोरीन रहेगा। ठीक है, तो ये सारी बात है और हम इसको इजीली समझ सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब 1-2 बार में आपको हो सकता नहीं समझ में आया। अब आसानी से खुद का एग्जाम्पल लो, मेरा बताया हुआ नहीं, खुद का एग्जाम्पल आप सोचो, आप सोच सकते हो। ठीक है, आप 9th क्लास में हो, यू कैन ईजिली डू दिस। ठीक है, इसको बार बार इमेजिन करो। ठीक है, आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब है बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मज़ेदार वाला टॉपिक, राइटिंग केमिकल फार्मूला, कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे आपने अभी देखा कि H2O सोडियम वाटर का होता है, तो कैसे हम लिख दिए। सोडियम क्लोराइड के NaCl कैसे लिख दिए। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, कैसे लिखें, उसी के बारे में हमको पढ़ना है और इसमें बहुत ही मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ है, हमको एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा, वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी के हिसाब से ही जो है हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। लिखा हुआ है, द कंबाइनिंग पावर आप समझ रहे हैं, कंबाइन मतलब मिलाना होता है, तो मिलाने वाला पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर को हम वैलेंसी बोलते हैं, कंबाइनिंग पावर को वैलेंसी बोलते हैं। क्या मतलब है, तो कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमने क्या देखा। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा इस वाले फोटो में, इस वाले में, कि इसके पास कैपेसिटी था 1 इलेक्ट्रॉन लेने का, यही इसका कंबाइनिंग पावर हो गया। एक इलेक्ट्रॉन लेने का इसकी कैपेसिटी था। ठीक, तो यही इसका वैलेंसी कहलाएगा कि कोई भी, ठीक है, कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ले सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसी को हम वैलेंसी बोलेंगे। ठीक है, लिखा हुआ है, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। ये बोला कि देखिए, इसको समझा देंगे हम तुरंत अभी, कि कोई भी एक एटम एक एलिमेंट का है, दूसरे एलिमेंट के साथ मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, वो अपना भाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तुम मेरा इलेक्ट्रॉन लो भाई, मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेता हूँ, तो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा, 1 2 3 4, क्या, इसी को हम वैलेंसी बोलेंगे। और यही वैलेंसी पर ही डिपेंड करता है क्या, कि ये किसके साथ मिलेगा, किसके साथ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, सोडियम एक दे रहा था, है ना, सोडियम एक दे रहा था। ठीक, उसका कैपेसिटी 1 देने का था, मतलब उसको मन था यार 1 ले लो, हम झंझट से दूर हो जाएंगे। उसको क्लोरीन मिल गया, 1 लेने वाला था। ठीक, तो उसके साथ फर्स्ट क्लास मिल गया। लेकिन अब सोडियम किसी ऐसे के पास जाए, जिसको 1 की नहीं 2 की ज़रूरत है, 1 की नहीं 2 की ज़रूरत है, तो नहीं ले पाएगा। ठीक, तो उससे कंबाइन नहीं कर पाएगा। या मान लेते हैं कि क्लोरीन का एग्जांपल, क्लोरीन को 1 के चाहिए था, लेकिन वो किसी ऐसे से मिलेगा जिसको 2 देना है, तो फिर उससे वो कंबाइन नहीं कर पाएगा, तो केमिकल कंपाउंड नहीं बन पाएगा। समझ रहे हैं, तो इसी वैलेंसी का सारा यही खेल है। वैलेंसी यही आपको बताता है कि वो किसके साथ कंबाइन कर पाएगा, किसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। ठीक, वैलेंसी यही बताता है कि किसके साथ कंबाइन कर पाएगा, किसके साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। ठीक, जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन मिल गया, क्यों, क्योंकि दोनों को 1 का ही जरूरत था, एक को 1 देना था, एक को 1 लेना था। लेकिन अगर मान लिया क्लोरीन किसी ऐसे से मिलता है जिसको 2 देना था, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता, नहीं मिल पाता। समझ में आ गई बात। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ द एटम, यानी किसी भी एटम का वैलेंसी, यानी कोई भी एक एलिमेंट है उसकी एटम का जो है वैलेंसी, कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। अब कह रहा कि देखिए भैया, जो वैलेंसी है ना, वैलेंसी उसको आप कैसे सोच सकते हैं, उस एलिमेंट के एटम का हाथ पाँव हो गया। हाथ पाँव से हम क्या करते हैं, किसी को पकड़ते हैं, सामान को पकड़ते हैं, तभी ना हम रिएक्शन करते हैं। इसी तरह जो एलिमेंट है उसमें एटम है, उसका हाथ पाँव है, और यही हाथ पाँव जो है दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा और रिएक्शन कर लेगा। समझ में आ गई बात। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपके घर में, आप घर में किचन में ऐसे खाना बना रहे थे, रोटी बना रहे थे, चपाती। ठीक है, आपका छोटा भाई आया, ठीक है, छोटा भाई आया, ऐसे आटा थोड़ा सा लेकर के भागा, अब पट से उठे, उसका हाथ पकड़, यार 2 थप्पड़ लगा दिया, ये रिएक्शन हुआ, है ना। तो आपने रिएक्शन किया, यानी मारना रिएक्शन है, ये हाथ से ही मारा ना। ठीक, हाथ से ही मारा। अब इसी तरह एलिमेंट है, ठीक, उसमें एटम है, और उस एटम के पास हाथ पाँव, वो बोले अरे इधर 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 इधर। जैसे ही कोई दूसरा एटम आया, दूसरे एलिमेंट के एटम, उसके साथ मिल करके रिएक्शन कर लिया। ठीक, जैसे आपने भाई को हाथ से मारा,
तो ये रिएक्शन वाला काम हाथ से हुआ। तो इसी तरह एटम ने भी जो है वो अपने वैलेंसी से जो है किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से रिएक्शन किया। बस यही बात है, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, फर्स्ट क्लास दिया हुआ है, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स, आदमी जो है, हैव 2 आर्म्स, आदमी के पास दो हाथ होता है, ठीक है। एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8, आदमी के पास 2 हाथ, और ऑक्टोपस एक तरह का जानवर होता है, समुद्र में पाया जाता है, आप जानते ही होंगे, उसके पास 8 होता है, ठीक है। अब लिखा है कि इफ वन ऑक्टोपस, एक ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked। कह रहा है कि देखिए भैया, अब हमको ऑक्टोपस के दिमाग में बत्ती जली, वो बोला कि अपने को हाथ मिलाना है आदमी से, और इतने आदमी से हाथ मिलाना है कि सबका हाथ मेरे हाथ से मिल जाए, ठीक। यही बात लिखा हुआ है, ठीक। हाउ मेनी ह्यूमन्स डू यू थिंक द ऑक्टोपस कैन होल्ड। अब बोला कि वो कितने आदमी का हाथ होल्ड कर पाएगा। ऑक्टोपस के पास 8 हाथ, आदमी के पास 2 हाथ, तो कितना आदमी चाहिए, बहुत आसान है, बच्चा बता देगा, 4 आदमी चाहिए, 4 दूना 8 हाथ, इसके पास 8 हाथ, फर्स्ट क्लास, ठीक। अब यही है कि अगर हम रिप्रेजेंट करें ऑक्टोपस को O से और ह्यूमंस को H से, तो हम कैसे लिखेंगे, OH4, यानी कि एक ऑक्टोपस 4 आदमी, 4 ह्यूमन बींग्स को होल्ड कर पाएगा, उसके साथ रिएक्शन कर पाएगा, क्योंकि इसका 8 हाथ है और यहाँ आदमी का 2 हाथ था, 4 आदमी रहेगा तो 8 हाथ, तो अब 8 से 8 लॉक हो जाएगा। बात आई समझ में सर जी, बहुत आसान, ठीक। वही एग्जांपल लिखा कि एक ऑक्टोपस 4 आदमी को पकड़ सकता है। तो इसी तरह जब हम लिख रहे होते हैं केमिकल फार्मूला, ठीक, तो वो भी हमको यही बताता है कि एक उसको कितने को पकड़ सकते हैं। जैसे CO2 हमने लिखा, यहाँ पे वही सीन है, पकड़ने ही वाला, यानी कि एक्चुअली वैलेंसी होता है वो, ठीक है। आगे बात समझ में चलिए। अब ये चीज़ जो आपके सामने में दिख रही है, ये वाला टेबल कहिए, चेयर कहिए, या आप कुछ भी कहिए, मतलब चेयर नहीं कह सकते एक्चुअली, आई एम वेरी सॉरी, मेरी जबान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई, तो इसमें इसको चेयर नहीं बोलना, टेबल है ये। तो इसको आपको हमेशा मतलब दिमाग में रखना है, हमेशा, एटलीस्ट जब तक आप 12th नहीं कर लेते हो, उसमें केमिस्ट्री नहीं रहता ही है, ठीक है। क्योंकि ये आपको बार बार आपके सामने में आने वाले हैं, ठीक है, बार बार आपके सामने आने वाले हैं, ठीक। अब इसको एक्चुअली याद करना ही पड़ेगा, और कोई मैं ऐसा कोई तरीका आप खोज सकते हो कुछ याद करने वाला, आप इसको लिख करके ना दीवार पे चिपका दो, ठीक है। और आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है, तो इसीलिए मैं अब इस टॉपिक को और अगले टॉपिक को, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट वाले को और केमिकल फार्मूला लिखने वाले को जो है मैं अगले दिन जो है करूँगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप भी थक जाओगे, ठीक है। आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर, इस यहाँ तक आप देख लो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ रहेगा कि आप इसको 2 3 बार 4 बार 5 बार लिख करके, पढ़ करके, याद करके रहोगे ना, तो जब अगले दिन क्लास करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, ठीक। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं। अभी तक हमने पढ़ा है वैलेंसी के बारे में, अभी वैलेंसी से आगे 2 बड़े टॉपिक बचे हुए हैं। एक यही कि हम केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट को समझना है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपके बुक में दिया ही होगा, आपका जो बुक होगा NCERT का ना, उसमें दिया ही होगा चैप्टर 3 में, निकाल करके आप इसको बार बार देखें, पढ़ें, याद करें, मतलब बार बार आप देख लीजिएगा ना, आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगा, या आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे से अगले दिन डिटेल से समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप व्हाटएवर हैज़ बीन टॉट इन दिस क्लास हैज़ बीन अंडरस्टूड बाय यू। सो you can do like this video, share it with your friends, and if you have watched till now, I ask you to comment something, have your say something in comment box, share with your friends, and do subscribe to our channel, and also click on the bell icon. And what else, keep studying. If you have any doubt, you're free to ask. So that's it for today. I'll see you in the next class. Goodbye and take care.